Our topic of discussion is range management. रेंज मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि रेंज लैंड किसे कहते हैं, हम इसमें रेंज लैंड्स की टाइप्स देखेंगे, हम ऐसे थ्रेट्स को देखेंगे जो रेंज लैंड्स को दरपेश हैं, और साथ ही साथ हम रेंज की जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसको भी हम देखेंगे. So first of all, what is a rangeland? Rangeland is uncultivated land that is suitable for grazing and browsing animals and is one of the major types of land in the world. अब rangeland ऐसा लैंड होता है जो कि अनकल्टिवेटेड है, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर मौजूद होती है, यहाँ पर कुछ भी खुद से नहीं काश्त किया गया होता, और ये लैंड जो है ये सूटेबल होता है फॉर एनिमल्स जो कि ग्रेजिंग और ब्राउजिंग करते हैं. अब ग्रेजिंग और ब्राउजिंग में ये डिफरेंस है कि ग्रेजिंग एनिमल्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि बिल्कुल जो छोटे प्लांट्स हैं, हर्बेशियस प्लांट्स और ग्रासेस उनको सिर्फ खाते हैं. जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं वो थोड़े वुडी प्लांट्स जैसे कि श्रब्स हो गए, और जो थोड़े बड़े प्लांट्स उनकी टहनियाँ, लीव्स वगैरह, तो वो जो खाते हैं उन ऐसे एनिमल्स को हम ब्राउजिंग एनिमल्स कहते हैं. Rangelands are the principal source of forage for livestock, and they also provide habitat for a variety of native plants and animals. Rangelands are also used for recreation. फॉरेज के लिए जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसके लिए ये एक प्रिंसिपल सोर्स है जहाँ से उनके लिए चारा मिलता है. इसलिए जितने भी जिन लोगों के पास लाइफ स्टॉक होते हैं तो वो ऐसे नेचुरल जो लैंडस्केप्स हैं, रेंज लैंड्स, उनमें अपने लाइफ स्टॉक को लेकर जाते हैं फॉर ग्रेजिंग और ब्राउजिंग. और साथ ही साथ बहुत से जो नेटिव प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट होता है ये ऐसे इलाके, क्योंकि अनकल्टिवेटेड हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सी नेटिव वेजिटेशन और एनिमल्स मिलते हैं. और ऐसे जो लैंड्स हैं ये रिक्रिएशन के लिए, तफरीही मकामात के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है. Now we will see types of rangelands. Rangelands support plant communities that are dominated by species of perennial grasses, grass-like plants जिनको हम graminoids कहते हैं, या forbs, non-graminoid, dicotyledonous plants and shrubs. तो रेंजलैंड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्लांट कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन इसमें जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं. कुछ ऐसे होंगे जो कि ग्रास लाइक प्लांट्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि उससे थोड़े डिफरेंट होंगे, कुछ में सिर्फ ग्रासेस हो सकती हैं, कुछ में श्रब्स भी होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें जो है वो बड़े ट्रीज़ वगैरह भी हों. Types of rangelands include tall grass, short grass, prairies, desert grasslands and shrublands, woodlands, savannas, chaparrals, steppes and tundras. Rangelands do not include forests lacking grazable understory vegetation. Understory vegetation हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि बड़े दरख्तों के नीचे जो ग्रो हुए हुए होते हैं. अगर तो वुडलैंड्स, अब जैसे एक टाइप है रेंजलैंड की, वुडलैंड्स ऐसे होंगे जिसमें कि अंडरस्टोरी अवेलेबल होगी, क्योंकि ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कोई अगर वुडलैंड भी है, ट्रीज़ के नीचे छोटे प्लांट्स का होना ज़रूरी है. अगर वहाँ पर एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर के श्रब्स की या ग्रासेस की अंडरस्टोरी मौजूद नहीं है तो वो फिर इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जस्ट बड़े दरख्त हैं और ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स को बड़े ट्रीज से वो खा नहीं सकते. और इसमें क्या क्या नहीं आता इसमें हम वो देख रहे हैं. तो ऐसे फॉरेस्ट लैकिंग ग्रेजेबल अंडरस्टोरी वेजिटेशन, बैरन डेजर्ट्स, ऐसे डेजर्ट्स जहाँ पे किसी किस्म की कोई श्रब्स वगैरह ना हो. फार्म लैंड्स इसमें नहीं आते क्योंकि फार्म लैंड्स में खुद से कल्टीवेशन की गई होती है. और लैंड कवर्ड बाय सॉलिड रॉक, कंक्रीट एंड और ग्लेशियर्स. तो ये तमाम जो जगह हैं ये रेंजलैंड्स में नहीं आती. सो हम फर्स्ट टाइप ऑफ रेंजलैंड को देखते हैं, प्रायरीज. Prairies are flat, fertile lands dominated by grasses. So यहाँ पर कुछ बड़े प्लांट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो डोमिनेटेड यहाँ पर जो स्पीशीज़ हमें नज़र आती हैं वो ग्रासेस की स्पीशीज़ हैं, और ये फ्लैट लैंड्स होते हैं और बहुत ही फर्टाइल होते हैं. जो दूसरी टाइप है हमारे पास रेंज लैंड्स की, वो है डेजर्ट ग्रासलैंड एंड श्रबलैंड.
They are called semi-desert or desert grasslands. Compared with prairie grassland, the grasses in desert grassland are shorter, less dense and are more frequently interspersed with desert shrubs and succulents. अब प्रायरीज में और जो हमारे पास डेजर्ट ग्रासलैंड है इसमें ये डिफरेंस है कि प्रायरीज में हमारे पास ज़्यादा ग्रासेस मौजूद होती हैं, जबकि डेजर्ट में एक तो शॉर्टर होती हैं ग्रासेस और वो इतनी डेंसर नहीं होती हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र भी आ रही हैं, और उनके बीच में कहीं कहीं पर डेजर्ट्स वाली जो स्पीशीज़ हैं श्रब्स की और जो सक्यूलेंट्स हैं उनकी ऐसी स्पीशीज़ मौजूद होती हैं. Woodlands. A woodland is a habitat where trees are the dominant plant form. The individual tree canopies generally overlap and interlink, often forming a more or less continuous canopy which shades the ground to varying degrees. So woodlands में ज़्यादातर जो बड़े दरख्त हैं वो होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि इसके नीचे एक अंडरस्टोरी वेजिटेशन मौजूद हो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स के लिए. तो यहाँ पर जो छोटे हर्बिशियस प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, वो भी दरख्तों के नीचे मौजूद होंगे. Savannas, vegetation type that grows under hot, seasonally dry climatic conditions and is characterized by an open tree canopy, scattered trees, above a continuous tall grass understory, the vegetation layer between the forest canopy and the ground. तो यहाँ पर tall grasses मौजूद होंगी और दरख्त होंगे कहीं कहीं पर scattered होंगे और understory यहाँ पर जो vegetation है उसमें tall grasses होंगी. और जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर बहुत गर्म और ड्राई क्लाइमेट होता है. Chaparral, an ecological community composed of shrubby plants adapted to dry summers and moist winters. अब ये जो chaparral है इसमें इस किस्म की ecological community पाई जाती है जो कि shrubby plants हैं, shrubs होते हैं, लेकिन ये ऐसे shrubs हैं जो कि ऐसे climates में ये रहने के इनमें ऐसी एडेप्टेशंस हुई होती हैं कि समर्स में क्योंकि ड्राई वेदर होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो ये ड्राई समर्स और विंटर्स यहाँ पर मॉइस्ट होती हैं. तो ये मॉइस्ट विंटर्स और ड्राई समर्स दोनों जो हैं उनके अकॉर्डिंगली इनमें ये प्लांट्स जो हैं इनमें एडेप्टेशंस हुई भी होती हैं और ये सदर्न कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं chaparrals. Next one is steppes. A steppe is a dry, grassy plain. Steppes occur in temperate climates which lie between the tropics and polar regions. अब steppe जो है ये ड्राई प्लेन्स हैं और यहाँ पर भी ग्रासेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट है. ये टेम्परेट क्लाइमेट्स में है, यानी जो पोल्स और जो ट्रॉपिक्स हैं उनके बीच की जो जगह हैं, जैसे कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टूवर्ड्स द पोल्स, उनके बीच का जो टेम्परेट जोन है ये वहाँ पर ये मौजूद होती हैं स्टेप्स. फिर है हमारे पास एक और जो रेंजलैंड की टाइप है वो है टुंड्रा. टुंड्रा इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द बायोम्स. टुंड्रा comes from the Finnish word tunturi meaning treeless plain. It is noted for its frost molded landscapes, extremely low temperatures, little precipitation, poor nutrients and short growing seasons. तो इसकी जो conditions हैं वो बहुत ही cold हैं और बहुत कम प्रेसिपिटेशन है, बहुत ही इसके जो प्लांट्स हैं उनका ग्रोइंग सीज़न बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट्स हैं. इसकी वजह से शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसमें ग्रोइंग सीज़न इनका आता है प्लांट्स का. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द पोटेंशियल थ्रेट्स टू रेंजलैंड्स. क्योंकि हमने कहा कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं या नेचुरल हमारे पास जगह हैं जो कि कल्टिवेबल नहीं है और इसलिए इनको अगर ठीक से यूज़ ना किया जाए तो ये इनकी जो वेजिटेशन है वो ख़त्म होने का ख़तरा है और उसमें जो सबसे पहला थ्रेट है वो है ओवर ग्रेजिंग. अगर एक रेंज लैंड में बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है और प्लांट्स को रिप्लेनिश होने का फिर से ग्रो करने का टाइम नहीं मिल रहा तो सूरत में वो रेंज लैंड के प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. उसके अलावा ड्राउट, खुश्क साली, उसमें हमारे पास नेचुरली जो क्लाइमेट चेंज है या जो हम कह सकते हैं कि
नेचुरल उसके रीजंस हैं रादर देन एंथ्रोपोजेनिक, कि नेचुरली अगर तो बारिशें नहीं हो रही, प्रेसिपिटेशन नहीं है, खुश्क इन्वायरमेंट होता जा रहा है, ड्राउट्स हैं उस सूरत में। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग के साथ ही अगर हम देखें तो फर्दर जो चीज़ें लिंक्ड हैं वो हैं इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। जब ओवर ग्रेजिंग होगी और प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, तो फिर उसका विंड और वाटर के साथ इरोजन होगा और एज अ रिज़ल्ट वो जो फर्टाइल लैंड थी वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और डेजर्टिफिकेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा वाइल्ड फायर्स जो हैं ये भी एक थ्रेट्स है जो कि नेचुरली अक्सर तो नेचुरली जो है वो देखी जाती हैं ऐसे जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर। और सिक्स्थ जो इसका थ्रेट है वो क्लाइमेट चेंज है। अब हम देखते हैं कि हम जो रेंज लैंड्स हैं उनको सस्टेनेबली कैसे मैनेज कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ रेंज मैनेजमेंट। उसमें जो फर्स्ट वन है करेक्ट काइंड ऑफ एनिमल्स। तो आपके एक रेंज लैंड की टाइप के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आप कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स को लेकर जा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द करेक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। उस लैंड की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जिस कदर वो उसकी कि कितने एनिमल्स को वो उनको वो प्रोवाइड कर सकता है सोर्स ऑफ फूड, और उसके साथ साथ उसको वो रिप्लेनिश भी करे। मतलब ऐसा ना हो कि उस पे आप उसके ऊपर आप इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एनिमल्स ले जाएं कि वो सारी जो रेंज लैंड है उसकी वेजिटेशन ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो रेंज लैंड जो है वो प्रोवाइड ना कर सके फॉरेज फॉर द लाइफ स्टॉक। थर्ड वन इज़ करेक्ट सीजन ऑफ रेंज यूज़ और ग्रेजिंग। करेक्ट सीजन में ये है कि आप उनके प्लांट्स के जो ग्रोइंग सीजन्स हैं उसमें आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर आपने उसके ग्रोइंग सीजन में प्लांट्स को अलाउ नहीं किया ग्रोथ के लिए और वहाँ पर उसके ऊपर एनिमल्स जाकर मूव हो रहे हैं तो वो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपका जो रेंज लैंड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उसकी वेजिटेशन नहीं रहेगी। फोर्थ वन इज़ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक ऑन रेंज एरियाज। एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ जगह जो है वो कम्प्लीटली खाली हो जाए, कुछ जगह जो है उनको ग्रोथ का आपने टाइम ही नहीं दिया, तो इसलिए एक उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हर तरफ प्रॉपर आपने रेंज के जो एरियाज हैं उसमें लाइफ स्टॉक को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके लेकर जाना है। अच्छा, अब मज़ीद हम देख लेते हैं जो पॉइंट्स हैं टू सस्टेनेबली मैनेज अ रेंज लैंड। डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटरिंग फैसिलिटीज़ ऑन द रेंज एरियाज़। तो अगर वाटरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप की जाए रेंज लैंड्स में और डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फिर ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एनिमल्स एक ही जगह पर बार बार जा रहे हों। इक्वली स्पेस्ड डिस्टेंसेस पे अगर उनको वाटर सोर्स मिलेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर एनिमल्स हर तरफ जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो एक जगह पर प्रेशर नहीं ज़्यादा पड़ेगा लाइफ स्टॉक का। सॉल्टिंग, प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ सॉल्ट एट प्रॉपर प्लेसेस यूनिफॉर्मली ऑन द रेंज एरियाज। इसका भी मकसद वही है कि हम इसमें करना ये चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं ना एनिमल्स की उस रेंज एरिया में, तो उसके लिए हम वाटर सोर्स भी डेवलप कर सकते हैं, हम सॉल्टिंग कर सकते हैं प्रॉपर प्लेसेस पे। सॉल्ट वैसे भी एनिमल्स के लिए जो है वो उनको चाहिए होता है, उनकी मिनरल जो नीड है उसके लिए। उसके अलावा द हर्डिंग ऑफ लाइफ स्टॉक टू एरियाज नॉट प्रेफर्ड बाय एनिमल्स बाय अ हर्ड्समैन। तो उनको एक जो शख्स है, हर्ड्समैन है, जो एक चरवाहा है, वो साथ में होना चाहिए है जो कि उनको गाइड करे कि किन किन जगहों पर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को वो इंश्योर कर सके। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। फेंसिंग में ये है कि आप फेंसेस लगा दें ऐसे एरियाज पर जहाँ पर कि अभी सीडिंग की गई है या जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए उनको छोड़ना चाहिए, उनको कुछ टाइम देना चाहिए। और पूरे रेंज लैंड में अगर एक प्रॉपर सिस्टम के तहत फेंसिंग की जाए और आप थोड़े थोड़े एरियाज़ में एनिमल्स को लेकर जाएं और कुछ जगहों पर आप जहाँ पर छोटे प्लांट्स हैं, जहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, सीड्स हैं, वहाँ पर आप फेंसिंग करके तो उन एरियाज़ तक एनिमल्स को, ताकि वो ना जाएं, और इस तरह आपकी जो रेंज लैंड है उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट आप इंश्योर कर सकते हैं।
इसके अलावा कंस्ट्रक्टिंग पाथ्स एंड ट्रेल्स टू कनेक्टिंग डिफरेंट रेंज एरियाज फॉर लाइफ स्टॉक मूवमेंट, उसमें आप रास्ते बना सकते हैं, उसमें ट्रेल्स बना सकते हैं ताकि डिफरेंट जो लाइफ स्टॉक की मूवमेंट है उसको आप गाइड कर सको, जिस तरफ आप उसको ले जाना चाहते हैं एनिमल्स को उस तरफ आप उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेल्स बीच में डेवलप कर लें. रेंज बर्निंग, डेंस पैचेस ऑफ shrubs by vegetation are burnt to facilitate livestock movement. अगर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि बहुत डेंस shrubs हैं और उनकी वजह से लाइफ स्टॉक की मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो ऐसी जो बीच में जो आप कह सकते हो कि ब्लॉकेजेस हैं shrubs की वजह से, उनके डेंस पैचेस की वजह से, उनको बर्न कर दिया जाए ताकि प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट किया जा सके. रेंज रीसीडिंग एंड रेंज फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल साथ साथ प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप साथ साथ रीसीडिंग करें और उन एरियाज़ को फिर फेंस करके आप टाइम दें कि साथ साथ प्लांट्स दोबारा ग्रो भी होते जाएं, और उसमें आप फर्टिलाइजेशन भी करें, फर्टिलाइजर्स आप अप्लाई करें ताकि वो जो है वो प्रॉपरली ग्रो करें, उनकी अच्छी यील्ड आए और आपका जो रेंज लैंड है वो सस्टेनेबल रहे और ऐसा ना हो कि वो प्लांट्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए. यूजिंग स्पेसिफाइड ग्रेजिंग सिस्टम्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेजिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की उसको डिफरेंट तरीक़ों से आप उनको अपने तरीके से लेकर जाते हैं, तो वो आपका एक ग्रेजिंग सिस्टम एक स्पेसिफाई होना चाहिए कि किस तरह से आप उनको डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर आप लेकर जाते हैं, या फेंसिंग को आप उसमें या ट्रेल्स के ज़रिए या किस तरह से आप उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी जो रीसीडिंग या जो उसकी ग्रोथ है प्लांट्स की उनको आप इंश्योर करो. That was all about range management. Thank you.